सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से बहुत सारे कैडेट्स है जो 2024 में वो एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। और आप सभी को पता है बच्चा कि आपका इस बार का जो बी सर्टिफिकेट का पेपर है वो एमसीक्यू पैटर्न में होने वाला है। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आया हूँ जो काफी बड़ी क्लास होगी और इसमें वो सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके 11 फरवरी 2024 के एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा और इसमें जो है वो टोटल मैं 5 राज्य के पेपर के बारे में डिस्कस करूंगा। लगभग 1500 से भी ज्यादा के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका ए ग्रेड 100% बनेगा। और इसमें आज हम पेपर कौन कौन से राज्य के बात करेंगे तो इसमें आपको यूपी का पेपर मिल जाएगा, आपको इसमें एमपी का पेपर मिल जाएगा, राजस्थान का पेपर मिल जाएगा, उसके बाद में गुजरात का पेपर मिल जाएगा और महाराष्ट्र का पेपर मिल जाएगा। तो इन 5 राज्यों के पेपर आपको इस महा मैराथन क्लास में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप दूसरे या किसी अदर स्टेट से हो तो भी आप इस वीडियो को देखना ताकि आपको 5 राज्यों के पेपर के बारे में पता चल जाएगा। तो चलो बच्चों आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला जो है क्वेश्चन और ये आज जो है मैं ज्यादा फास्ट में लूंगा, ठीक है। तो भैया 3 घंटे का पेपर है, 350 मार्क का पूरा पेपर आपका होगा, इस बात को याद रखें। तो पहला चैप्टर है वेपन ट्रेनिंग और सीधा मैं सवाल जवाब यहाँ पे करता जाऊंगा। राउंड का कैलिबर किसे इंडिकेट करता है तो बैस को इंडिकेट करता है, बैस को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीन झंडों का उपयोग यह चेतावनी देने के लिए किया जाता है या लॉन्ग रेंज पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा लाल कलर, रेड कलर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से लक्ष्य का उपयोग ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है। तो हमारा होगा बच्चों 1 by 1 फीट का जो टारगेट है वो ग्रुपिंग और जीरोइंग के लिए किया जाता है, याद रखना। अगला सवाल है ग्रुपिंग फायर लक्ष्य पर की गई 5 गोलियों का केंद्र बिंदु कहलाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चा, इसे हम एमपीआई कहता है, यानी कि मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट हम इसे कहते हैं। एमपीआई इज द करेक्ट आंसर, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट इज द राइट आंसर। .22 राइफल का जो नॉर्मल रेट है कितना राउंड का होता है बच्चों, 5 राउंड का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन .22 राइफल के सेफ्टी कैच की कितनी पोजीशन होती है बच्चा, तो सेफ्टी कैच की जो है वो 2 पोजीशन होती है, एक तो एस होती है उसके बाद में आर होती है। एस का मतलब सेफ, आर का मतलब होता है रेडी। नेक्स्ट हथियार चलाते समय गुरुत्वाकर्षण बल का मुकाबला करने के लिए क्या क्या दिया जाता है, तो भैया राइफल की जो एलिवेशन है उसको एडजस्ट किया जाता है। एलिवेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट भाई मजल वेलोसिटी ऑफ .22 राइफल, तो मजल वेलोसिटी कितनी होती है बच्चा, 2700 फीट प्रति सेकेंड। लक्ष्य की सबसे भीतरी वृत्तों को क्या कहा जाता है, मान लो ये आपके सामने कोई टारगेट है, टारगेट के बीच में सेंटर में जो वृत्त होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बूल के नाम से हम जानते हैं, याद रखना। राइफल के एक्सट्रैक्टर का कार्य क्या होता है बच्चा, तो राइफल में जो एक्सट्रैक्टर होता है उसका काम होता है खाली केस को निकालना, ठीक है। एम्प्टी केस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला है बच्चों फायरिंग के दौरान में हथियार पकड़ते समय हथियार को पकड़ने का सही तरीका यानी कि दृढ़ पकड़ हैंड गार्ड और अंगूठी के बीच में रहता है। तो भैया कौन से, तो तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर के बीच में रहता है, तर्जनी इज द करेक्ट आंसर। राइफल के सभी दोषों को ठीक करने के लिए राइफल का क्या किया जाता है बच्चों, राइफल में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करने के लिए जीरोइंग की जाती है। ओके नेक्स्ट बच्चों फायरिंग के दौरान ट्रिगर दबाते समय किसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए, तो क्या सुनिश्चित करोगे बच्चा, आपके जो बैरल की पोजीशन है वो सही तरीके से होनी चाहिए, बैरल जो है वो आपके लक्ष्य के ऊपर होनी चाहिए, याद रखना ये भी चीज है। नेक्स्ट फायरिंग ग्रुप में प्रतीक्षा डिटेल की संख्या कितनी होती है, तो 4 और 2 होती है। फायरिंग डिटेल्स में प्रतीक्षा डिटेल की संख्या जो है फायरिंग ग्रुप में 2 होती है। ओके नेक्स्ट भाई फायर करने वाले आंख और दृष्टि से लक्ष्य की बिंदु के बीच में बनने वाली काल्पनिक कोण को क्या कहा जाता है बच्चों, स्कोर इज द राइट आंसर। ओके तो ये 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला सवाल एनसीसी द जनरल, एनसीसी वॉज इस्टेब्लिश्ड, भैया एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 1948। क्वेश्चन नंबर 17 एनसीसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों, लास्ट संडे ऑफ नवंबर, नवंबर का जो लास्ट संडे होता है तो हम जो है वो एनसीसी दिवस मनाते हैं। भारत में एनसीसी के कितना निदेशालय हैं, तो भारत में एनसीसी के 17 निदेशालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नया चैप्टर नेशनल इंटीग्रेशन। बच्चों भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहां पे स्थित अशोक स्तंभ से लिया हुआ है,
तो भैया वो सारनाथ से लिया हुआ है, सारनाथ इज द राइट आंसर। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी स्वतंत्र भारत के कितने प्रधानमंत्री बने थे बच्चा? दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। भूटान की राजधानी क्या है बच्चा? भूटान की राजधानी आप सभी को पता है, थिम्पू इज द करेक्ट आंसर। बच्चों दांडी यात्रा या दांडी मार्च 12 मार्च से कब तक आयोजित की गई थी बच्चा? तो दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक जो है वो आयोजित की गई थी, याद रखें सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था बच्चों? 27 सितंबर 1907 को जो है शहीद भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल है लोहड़ी। बच्चा लोहड़ी कौन से राज्य के द्वारा मनाए गए जाने वाले त्योहार है? तो लोहड़ी जो है वह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, पंजाब में मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर बच्चा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश आएगा। नेक्स्ट भाई, हमारा राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगान आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। उसके बाद में आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों? लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम क्या कहते हैं बच्चा? भारत के लौह पुरुष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। बच्चों भारत का राष्ट्रीय बर्ड क्या है? तो आपको पता है मोर, ये जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब आता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल्य का हिस्सा नहीं है? तो बच्चा यहाँ पे आएगा अनुशासन, ये जीवन कौशल्य का हिस्सा नहीं है। बाकी रचनात्मक सोच, सहानुभूति, आलोचनात्मक सोच, ये सारे लाइफ स्किल है, जीवन कौशल्य। निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तिगत व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों बियरिंग एंड टर्नआउट। नेक्स्ट, किसी भी चीज को प्रामाणिकता और सटीकता का मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों? आलोचनात्मक सोच, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 32, जीवन कौशल्य निम्नलिखित में से है? तो भैया इनमें से लाइफ स्किल कौन सा है बच्चा? आपको पता है एम्पैथी एक लाइफ स्किल है, सहानुभूति एक लाइफ स्किल है। क्वेश्चन नंबर 33, दूसरे व्यक्ति का क्या पसंद है इसकी कल्पना करना क्या कहलाता है? एक सहानुभूति कहलाती है, एक एम्पैथी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन से रचनात्मक व्यक्ति का लक्षण नहीं है? तो भैया जो क्रिएटिव पर्सन होता है उसका जो है एक लक्षण नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? सहानुभूति, यहाँ पे आपको आंसर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच में, आलोचनात्मक सोच और तार्किक सोच इन दोनों में बच्चा क्या है? तो इन दोनों में तर्क शामिल है, इस बात को याद रखना, इन दोनों में रीजनिंग शामिल है। ओके, अगर आप कोशिश करो इंग्लिश वाले क्वेश्चन पढ़ने की, अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन पढ़ोगे तो मीनिंग प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा। बच्चों इन्होंने क्या किया है, इंग्लिश क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट किया है, इसलिए इनका जो मीनिंग है हमें प्रॉपरली समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो इंग्लिश क्वेश्चन को आपको क्या करना है बच्चा? इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ना है, इंग्लिश क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपका मीनिंग प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। तो भैया अक्सर अवसर छुपा होता है, तो कहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी कहाँ पे छुपी होती है बच्चा? समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो छुपी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है बच्चा? तो यहाँ पे आएगा हमारे सपने और हमारी जो महत्वाकांक्षा है, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी नई चीज की कल्पना करने या उसका आविष्कार करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चा? रचनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। आपने कुछ नया क्रिएट किया है तो उसे क्रिएटिविटी कहा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है या आकार नहीं देता है? तो यहाँ पे आंसर आएगा बच्चों डिसिप्लिन, अनुशासन, याद रखिए सभी। नेक्स्ट है, समस्याओं से या डरने की जरूरत नहीं है, समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा है। तो भैया प्रॉब्लम्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, प्रॉब्लम को टाला नहीं जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। बच्चा जब तक हमारी जिंदगी है तब तक हमारी जिंदगी में जो है वो समस्याएं आती रहेगी। रचनात्मक में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। तो भैया रचनात्मकता में क्या शामिल नहीं है? तो आत्म छवि, यानी कि सेल्फ इमेज जो है वो क्रिएटिविटी में शामिल नहीं है, बाकी सारी चीजें क्रिएटिविटी में शामिल है। आलोचनात्मक सोच में और तार्किक सोच में क्या शामिल है? एक तर्क शामिल है, रीजनिंग शामिल है। ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ है बच्चा। अक्सर कहाँ छुपे होते हैं? जो अक्सर होते हैं यानी कि अवसर कहाँ होते हैं बच्चा? समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में जो है ना, प्रॉब्लम्स में अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, याद रखना सभी। किसी नई चीज की कल्पना या आविष्कार करने को रचनात्मकता कहा जाता है। ये तीन क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड हुए हैं, थोड़ा याद रखना, ये रिपीटेड वाले क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45, देयर आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार के 3 प्रकार होते हैं, 3 इज द करेक्ट आंसर।
बच्चों यह वह तरीका है जिसमें हम किसी घटना को करते हैं और जो तनाव का कारण बनती है। तो भैया ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम प्रतिक्रिया देते हैं, तो भैया वो हमारे लिए तनाव का कारण बन जाती है। तो रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया देना यहाँ पे आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन की तकनीक है? बच्चों अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन आया है, तो टेंशन को अगर आपको मैनेज करना है तो क्या करोगे? तो भैया आपको गहरी सांस लेना है। तो ये गहरी सांस वाला होगा सही जवाब। अगर किसी को टेंशन आया है तो थोड़ा एक गहरी सांस लो, लंबी सांस लो, थोड़ा सा आपका टेंशन दूर जो है वो भाग जाएगा। आप डिसिप्लिन में रहोगे तब भी टेंशन आएगा, ठीक से कपड़े पहनोगे तब भी आएगा, कड़ी मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे तो टेंशन आएगा ही। लेकिन गहरी सांस लोगे तो आपका टेंशन कहीं ना कहीं दूर भाग जाएगा। नेक्स्ट, प्रभावी संचार के घटक है। तो बच्चा प्रभावी संचार के 3 घटक है, याद रखना। तनाव को कम करने के लिए के बजाय सहयोग या समझौते पर विचार किया जा सकता है। भाई अगर आपको अगर टेंशन को कम करना है तो भैया टकराव को आपको पहले कम करना पड़ेगा, ठीक है? तो टकराव इज द राइट आंसर। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा अच्छा प्रदर्शन, गुड टर्नआउट। नेक्स्ट, अगला है हम द्वारा अपने सामाजिक कौशल्य में सुधार कर सकते हैं। तो भैया हम सामाजिक कौशल्य में कैसे सुधार कर सकते हैं? तो उसके लिए बच्चा हमें खुद को पहले जिम्मेदार बनना पड़ेगा, बी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। अगर हम खुद जिम्मेदार बनेंगे तो हम सामाजिक कौशल्य में अपने सुधार कर सकते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शिष्टाचार का प्रकार नहीं है? तो बच्चा बाथरूम शिष्टाचार का प्रकार नहीं है, बाकी पारिवारिक शिष्टाचार का प्रकार है, कारपोरेट है, सामाजिक है, ये सारे शिष्टाचार के प्रकार हैं। बच्चों कौशल्य का अभ्यास और के माध्यम से हासिल किया जाता है। तो यानी कि स्किल आर एक्वायर्ड थ्रू पेशेंस एंड धैर्य। भैया प्रैक्टिस और पेशेंस यहाँ पे आंसर आएगा। अभ्यास और धैर्य के माध्यम से जो है हम कौशल्य का निर्माण कर सकते हैं, किसी भी कौशल्य को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमको डेली अभ्यास करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मुझे जल्दी में मिलेगा, जल्दी में मिलेगा, जल्दी में मिलेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा। पेशेंस बहुत जरूरी होती है बच्चा। जैसे कि आप सभी आज एक महा मैराथन क्लास देख रहे हो, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ आगे चीजें सीखने को मिलने वाली है। बच्चों शिक्षा 2 श्रेणियों में आती है, एक है स्कूल स्मार्ट और दूसरा है बच्चा तनाव स्मार्ट। ओके, तो 2 आती है। उसके बाद में निष्क्रिय संचारक अपनी भावनाओं को व्यक्ति नहीं करते हैं। तो भैया निष्क्रिय संचारक अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आएगा सच भावनाओं को व्यक्तित्व ये नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। सच इज द राइट आंसर, ट्रू इज द राइट आंसर। तनाव एक बहुत सामान्य घटना है और इसकी प्रकृति भैया सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। भैया तनाव जो है ना एक सामान्य घटना है। टेंशन भैया हर किसी को आता है, आप हो, आपके पिताजी है, माताजी है, टीचर हो, कोई भी हो, हर किसी को टेंशन आता है। तो ये सार्वभौमिक क्या है बच्चा? प्रकृति है, याद रखना सभी। नेक्स्ट, आक्रमणात्मक संचारों में दूसरे पर हावी होने और करने की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों नीचा दिखाने वाली, ओके, पुट डाउन वाली। जीवन के प्रति दृष्टिकोण विकसित करने के लिए आत्म जागरूकता आवश्यक है। तो भैया जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए जो है वो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, इंग्लिश में पढ़ोगे तो काफी मजा आएगा सभी को। बच्चों अगला चैप्टर आता है आपका लीडरशिप, नेतृत्व वाला। निम्नलिखित में से नेतृत्व का गुण नहीं है। तो भैया कौन सा नहीं है गुण? सहनशीलता, निर्भरता, उत्साह, सारे के सारे। वैसे यहाँ पे अनुशासन दे रखा है, लेकिन डिसिप्लिन में रहना ये भी एक नेतृत्व का गुण है, बट इन्होंने यहाँ पे पता नहीं। यहाँ पे आंसर आएगा उपरोक्त में से सभी, ठीक है, ये सभी आएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से चरित्र गुणों का हिस्सा नहीं है। तो भैया आएगा इंड्योरेंस यानी कि सहन शक्ति। यहाँ पे आंसर क्या लिखना पड़ेगा? इंड्योरेंस इज द करेक्ट आंसर। बच्चा ईमानदारी और पूर्ण गुण है जिससे कोई भी समझौता या परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा ईमानदारी या इंटेग्रिटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अच्छे नेतृत्व के सूचक है। तो अच्छे नेतृत्व के कौन से सूचक है बच्चा? तो यहाँ पे आएगा इनमें से नहीं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 63 है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था? तो बच्चा ये एक एरोस्पेस के जो है वैज्ञानिक थे, एरोस्पेस, ठीक है, एरोस्पेस याद रखियो। नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से अच्छे नेतृत्व का सूचक नहीं है। तो भैया कौन सा नहीं है? साहस, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है बच्चा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप जी कहाँ के राजा थे? या महाराणा प्रताप वर्तमान राजस्थान के किस क्षेत्र के राजपूत थे, ऐसा पूछा है। तो भैया हमारा आंसर आएगा यहाँ पे मेवाड़ इज द राइट आंसर। 1974 में शिवाजी महाराज को औपचारिक रूप से अपने साम्राज्य के छत्रपति के रूप में ताज पहनाया गया। तो कहाँ पे बच्चा? रायगढ़। उस प्लेस का नाम था रायगढ़, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जो है वो छत्रपति का ताज पहनाया गया था। अब आते हैं बच्चों हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस। तो पहला है एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो बच्चा मानव निर्मित आपदा कौन सी नहीं है? भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। ओके, अगला है डीडीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। ऑप्शन ए वाला होगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भैया जंगल में आग लगना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये एक मानव रचित आपदा है, क्योंकि जंगलों में इंसान के द्वारा ही आग लगाई जाती है। ओके, एक जिले में नागरिक सुरक्षा पर जो अंतिम जिम्मेदारी होती है या अंतिम प्राधिकारी होता है वो कौन होता है बच्चा? वो होता है आपका डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, यानी कि जिला मैजिस्ट्रेट, जिसे आप डीएम के नाम से भी जानते हो। क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन नंबर। बच्चों एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म पता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इज द करेक्ट आंसर। तो संसद में नागरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1968 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक आवश्यक सेवा नहीं है? तो बच्चा इनमें से इसेंशियल सर्विस नहीं है। कौन सी नहीं है? सिनेमा हॉल। तो हमें कोई सिनेमा हॉल की इतना ज्यादा जरूरत नहीं गिरती है, बाकी सारे इसेंशियल सर्विस है। निम्नलिखित में से कौन सा आग बुझाने वाली विधि है? तो भैया आग को बुझाने वाले ये सारे के सारे मेथड्स है। आग आग को बुझाना, ओके, उसके बाद में ऑक्सीजन का काटना, आग को ठंडा करना, ये सारे जो है क्या है बच्चा? आग को बुझाने की विधियां है। अगर आपको हिंदी में नहीं पढ़ना आ रहा है ना, इंग्लिश आप पढ़िएगा। इंग्लिश में आपको उस सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर समझ में आएगा। बच्चों एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ इस पेपर में, उन्होंने जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन थे उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो इंग्लिश टू हिंदी क्या है, तो जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो बच्चों एनजीओ का आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 78, व्यक्तिगत लाभ के बदले में उपहारों और उपकारों का अनुचित उपयोग करना क्या कहलाता है बच्चा? वो एक रिश्वत कहलाती है। ओके, रिश्वत इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, एचआईवी का पूर्ण रूप। एचआईवी का पूर्ण रूप होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एचआईवी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पीओसीएसओ एक बच्चों को वर्ष के कम उम्र के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा 18 वर्ष। नेक्स्ट, आरटीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो बच्चों आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। ओके, चलो नेक्स्ट भाई, मनरेगा का फुल फॉर्म यहाँ पे आपसे पूछा है। मनरेगा तो क्या आएगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि बी वाला बच्चों यहाँ पे सही होगा, सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 83, भैया भारत सरकार के द्वारा देश की सड़कों और बुनियादी ढांचों को साफ करने के लिए शुरू की गई अभियान को क्या कहा जाता है बच्चों? स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आधार भारतीय नागरिकों की एक अंकीय विशिष्ट पहचान है। तो भैया आधार कार्ड के ऊपर कितने नंबर होते हैं बच्चा? 12 डिजिट की एक पहचान है, 12 नंबर जो है वो आधार कार्ड के ऊपर होते हैं। नेक्स्ट भैया, भीम एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है जो सीधे बैंक में किसके माध्यम से ई भुगतान पर आधारित है बच्चा? तो वो यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई इज द करेक्ट आंसर। भैया यह योजना भारत के विनिर्माण उद्योग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक पहल है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, गूगल पे है, फोन पे है और अन्य भुगतान ऐप सभी इंटरफेस पर काम कर सकते हैं। तो गूगल पे, फोन पे वगैरह जितने भी पेमेंट गेटवे हैं वो यूपीआई पर काम करते हैं बच्चा। यूपीआई इज द करेक्ट आंसर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर। नेक्स्ट
भैया मुद्रा बैंक तीन प्रकार के लोन हमें मिलते हैं। एक तो भैया मुद्रा बैंक हमें तीन प्रकार के लोन देता है, एक शिशु लोन है, दूसरा है तरुण लोन है, और तीसरे लोन का नाम क्या है बच्चा, वो है किशोर लोन। क्या आएगा तीसरा जो लोन है आपका, किशोर लोन। चलो क्वेश्चन नंबर 89, साइबर सुरक्षा तीन प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। साइबर सुरक्षा को बच्चा, साइबर सिक्योरिटी को तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक को बोला गया है नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरे को बोला गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एंड तीसरे को क्या बोला गया है बच्चों, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। ओके, एक तो नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये तीन सिक्योरिटी में जो है वो साइबर सिक्योरिटी को क्लासिफाइड किया गया है। नेक्स्ट, अगला सवाल है, विदेश के विकल्प के रूप में भारत द्वारा घरेलू स्तर पर लॉन्च किया गया एक नया क्रेडिट कार्ड है, जिसे किस नाम से जाना जाता है बच्चों, उसे रुपए के नाम से जाना जाता है। चलो, यूआईडीएआई को नियंत्रण करने वाली जो नियामक संस्था है, उसे यूआईडीएआई में डी का मतलब क्या होता है बच्चा। अभी जैसे इन्होंने क्या पूछा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूं। अब इन्होंने आपसे सवाल पूछा यूआईडीएआई, अभी यहाँ पे क्या होता है, तो बच्चा यू का मतलब क्या होता है, यूनिक। यू का मतलब होता है यूनिक, आईडी का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, ए का मतलब होता है अथॉरिटी, आई का मतलब होता है इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा इसका फुल फॉर्म होता है। अब इन्होंने अपने को डी के बारे में पूछा है, तो डी का तो कोई फुल फॉर्म ही नहीं है इनमें। अगर उन्होंने आईडी, अगर इन्होंने अब बच्चों अपने को आईडी अगर ऐसे पूछ लिया होता तो हम बता देते हैं कि आईडी का फुल फॉर्म जो है वो कुछ और होता है, लेकिन उन्होंने डी पूछा है तो डी का इसमें कुछ फुल फॉर्म ही नहीं होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, नन ऑफ द अबाव यहाँ पे हम लिखेंगे। ओके, यानी कि इनमें से नहीं, नन ऑफ द अबाव। चलो नेक्स्ट, अंडर द प्राइम मिनिस्टर आधार इज यूज द मेन डॉक्यूमेंट एज एविडेंस टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो भैया जन धन योजना, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, जन धन योजना को ओपन करने के लिए, जन धन योजना का अकाउंट ओपन करने के लिए सिर्फ हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है बच्चा, याद रखिए सभी। आपका हेल्थ एंड हाइजीन का चैप्टर यहाँ पे शुरू हो चुका है और थोड़े हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। मानव शरीर की त्वचा एक उदाहरण है, तो भैया उत्सर्जन अंग का एक उदाहरण है। उसके बाद में घाव की ड्रेसिंग के दौरान में वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, तो भैया सिरिंज की आवश्यकता नहीं होती है। एचआईवी कैसे फैलता है बच्चों, एचआईवी, तो एचआईवी जो है वो उपरोक्त में से सभी, यानी कि सुई, सिरिंज का साझा करना, रक्त का आदान प्रदान करना, यौन संचरण, इन सभी के माध्यम से क्या होता है बच्चों, एचआईवी फैलता है। चलो, व्यायाम कौन से श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो व्यायाम बच्चा ये पर्सनल हाइजीन के बीच में आता है, पर्सनल हाइजीन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाथ धोने का कौन सा तरीका सबसे अधिक कीटाणुओं को मारता है, तो साबुन और पानी का कोई भी रूप, अगर आप साबुन और पानी से अगर हाथ धोगे ना, तो आपके सारे कीटाणु मर जाएंगे हाथ के। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के द्वारा काटने पर होता है, तो बच्चा उपरोक्त में से सभी है, सारे रोग ये मच्छर के काटने पर होते हैं, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, ये सारे जो है वो मच्छर के काटने पर होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वच्छता और व्यायाम में मदद करता है, तो भैया व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्सनल हाइजीन और आपका एक्सरसाइज हमें किस में हेल्प करता है, तो उपरोक्त में से सभी। मानव शरीर की संरचना अच्छी बनती है, मुंह और दांतों को साफ रखने में, मांसपेशियों की अच्छी ताकत बनाए रखने में, तो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ओके नेक्स्ट, भाई कौन सी गतिविधि आपको कोरोना वायरस का खतरा होने से अधिक संभावना है, तो भाई अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाओगे, भीड़ भाड़ में ज्यादा जाओगे, तो आपको भी कोरोना हो सकता है। चलो नेक्स्ट, कुंद उपकरण के कारण हुए घाव को क्या कहा जाता है बच्चों, फटा हुआ घाव। ठीक है, याद रखना सभी, चीरा घाव, इसके इसे क्या बोला जाता है, चीरा घाव, फटा घाव, चीरा घाव, इस तरीके से लिखेंगे। तंत्रिका तंत्र के दो अंग है बच्चा, तंत्रिका तंत्र के एक तो है मस्तिष्क है, और दूसरा क्या है, मस्तिष्क और तंत्रिका, ये जो है वो तंत्रिका तंत्र के दो अंग है। भैया सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती है, 12 पोजीशन होती है सूर्य नमस्कार की। चलो, ऑक्सीजन और पोषण रक्त के सभी भागों तक किसके द्वारा, ओके, ऑक्सीजन और पोषण शरीर के सभी भागों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो रक्त के द्वारा। रक्त वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। बच्चों छोटी रक्त वाहिकाएं जो छोटी धमनियों और शिराओं को जोड़ती है,
उसे कहा क्या कहा जाता है? केशिका इज द करेक्ट आंसर। एडवेंचर ट्रेनिंग, साहसिक प्रशिक्षण के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। तो भैया निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एनसीसी साहसिक गतिविधियों का भाग नहीं है? तो मोटरसाइकिल नहीं है बच्चा। ओके, बाकी सारे एडवेंचर एक्टिविटीज जो है वो एनसीसी में होते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं होती है। एनसीसी में जाने वाली कुछ भू आधारित साहसिक क्रियाकलाप के नाम बताओ। तो भैया इनमें से जो है वह ट्रैकिंग ये जमीन पर की जाती है, बाकी जो है वो अलग अलग क्षेत्र में की जाती है। ठीक है, पानी में की जाती है, आसमान में की जाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ट्रैकिंग वाले सभी बच्चे सही है। चलो भैया, कितने वर्ष के कम उम्र के व्यक्तियों को पैरासेलिंग की अनुशंसा नहीं की जाती है? भैया मतलब किसे अलाउ नहीं किया जाता है पैरासेलिंग के लिए? तो जिसकी भी एज 16 वर्ष के कम है ना, उसको पैरासेलिंग करने का मौका नहीं दिया जाता है। बच्चों, रॉक क्लाइंबिंग में बुद्धि का उपयोग के रूप में किया जाता है। तो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आरोही रस्सी पर चढ़ने का यांत्रिक उपकरण है बच्चा जुमर्स। क्या है? जुमर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मैं साइकिल चालक भोजन खाना पकाने वाले उपकरण और शिविर के साथ तंबू सहित अपनी जरूरतों की हर एक चीज ले जाने को हम क्या कहते हैं बच्चा? फुल्ली लोडेड टूरिंग। क्या बोलते हैं? फुल्ली लोडेड टूरिंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भाई, रॉक क्लाइंबिंग में केवल उंगलियों से पकड़ को रूप में जाना जाता है। आंसर इज क्रिम्पिंग। क्रिपिंग वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट भैया, को गिरते हुए पर्वतारोही को ऊर्जा अवशोषित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो डायनामिक रोप, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? डायनामिक रोप। अब ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग से पूछा है, एनसीसी में बाधा प्रशिक्षण का परिणाम निम्नलिखित में से नहीं है। तो भैया यहाँ पे हम लिखेंगे वफादारी। नेक्स्ट है, बाधा प्रशिक्षण में या बाधा कोर्स में पहले पोशाक और उसके बाद केवल पेचकस और हथियारों के साथ ही दिया जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा पीटी ड्रेस। ओके, एक मिनट गाइस, मैं पानी पी लेता हूँ। पीटी ड्रेस वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। हम्म, एनसीसी बाधाओं में जो ऊंची दीवार होती है ना बच्चा, उसकी लंबाई बता दो कितनी होती है ऊंची दीवार की? तो भैया ऊंची दीवार की जो लंबाई है वो 6 फीट जो है वो लंबाई होती है, और जो ऊंचाई होती है ना, तो वो 6 फीट होती है, और लंबाई जो है वो 12 फीट होती है। बच्चों, आपका जो नया चैप्टर, एक नया चैप्टर ऐड हो गया है आपके एग्जाम में, वो है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा नहीं है? तो भैया मणिपुर को जो है वह तटरेखा नहीं है, समुद्र का किनारा नहीं लगा है। निम्नलिखित में से किस राज्य की बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा नहीं है? राइट आंसर इज मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में अधिक सन्निहित है? ओके, तो यहाँ पे आएगा बच्चों पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट इज द राइट आंसर। सियाचिन ग्लेशियर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पूर्वी रेंज पर स्थित है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों हमारा काराकोरम। काराकोरम इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो यहां तक आपके टोटल 120 क्वेश्चन, यानी कि हमारा कॉमन सिलेबस समझ पेपर खत्म हो चुका है। अभी हम स्पेशल सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्पेशल को डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल है बच्चों, आर्मी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? आर्मी डे, तो आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय सेना की पूर्वी कमांड कहां पर है बच्चा? ईस्टर्न कमांड है कोलकाता में। भारतीय सेना के वर्तमान में सीओएस कौन है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो बच्चा जनरल मनोज पांडे साहब है। भारतीय सशस्त्र बलों के जो सुप्रीम कमांडर है वो है भारत के राष्ट्रपति है। भारतीय सेना की जो दक्षिणी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय है वो है बच्चा जयपुर में बसी है। जयपुर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमसी? एएमसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो आर्मी मेडिकल कोर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट है आरवीसी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, तो आरवीसी का क्या होगा? रिमोट एंड वेटरनरी कोर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। भैया इन्फेंट्री सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। तो इन्फेंट्री सेक्शन को कितने ग्रुपों में डिवाइड किया गया है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। तो भैया 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है।
भैया इंडियन आर्मी की जो ट्रेनिंग कमांड है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड, तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहां पर है बच्चा? शिमला में। शिमला इज द परफेक्ट आंसर। आर्मी ट्रेनिंग कमांड बसी है शिमला में। ओके नेक्स्ट, अगला है भाई, भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान साहब। चलो मैप रीडिंग के क्वेश्चन है, किसी भी स्थान का जीआर पता लगाने के लिए मानचित्र पर सबसे पहले किस रेखा पर विचार किया जाता है? तो बच्चा लॉन्गिट्यूड लाइन के ऊपर, देशांतर रेखा के ऊपर विचार किया जाता है। मानचित्र पर स्वयं की स्थिति जानने के लिए आवश्यक उपकरण क्या है बच्चा? तो आपको मैप शीट भी चाहिए, कंपास भी चाहिए, सर्विस प्रोटेक्टर भी चाहिए, उपरोक्त में से सभी होगा यहाँ पे सही जवाब। ओके, तो दक्षिण मानचित्र के पर स्थित है, तो भैया दक्षिण जो है वो मानचित्र के कहां पर स्थित है? तो भैया नीचे स्थित है, नीचे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला है भाई, 270 डिग्री को बैक बेरिंग क्या होगा? 270 डिग्री को बैक बेरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर क्या मिलेगा हमें? 90 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। 90 डिग्री वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से हम उत्तर ज्ञात कर सकते हैं, तो प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चा? मैग्नेटिक नॉर्थ को ज्ञात कर सकते हैं, मैग्नेटिक उत्तर को। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितना है? 6 फीट जो है वो लंबाई है, चौड़ाई 2 फुट है। ओके, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई 6/2 यानी कि 6 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई, 6/2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 वो है, हाउ मच डिग्री कैन बी रीड विद द हेल्प ऑफ कंपास? यहाँ पे आपका क्या आंसर आएगा? कंपास के माध्यम से हम कितना डिग्री पढ़ सकते हैं बच्चा? 0 से लेकर 360 डिग्री। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक मानचित्र को सेट करने के लिए एक मानव के कंपास की जीभ के निशान और अंगूठे अंगूठे के साथ मिलान किए जाने चाहिए, तो यहाँ पे आएगा हमारा देशांतर, फिर से लॉन्गिट्यूड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भैया, बेयरिंग कितने प्रकार की होती है? बेयरिंग 2 प्रकार की होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, 2 प्रकार की बेयरिंग होती है। नेक्स्ट है बच्चों, कंपास का पूरा नाम क्या होता है? कंपास का पूरा नाम है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ए का मतलब होता है अल्फा। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्विस प्रोटेक्टर की सहायता से 290 डिग्री की ग्रिड बेरिंग पता लगाने के लिए सर्विस प्रोटेक्टर की स्थिति पर होनी चाहिए, तो कहां पे होनी चाहिए? बाएं की तरफ होनी चाहिए, लेफ्ट इज द करेक्ट आंसर। चलो चलो अगला सवाल, सभी बच्चों की तरफ से आंसर आ जाना चाहिए। मानचित्र पर वन को रंग से दर्शाया जाता है, तो मानचित्र पर जंगलों को जो है वो हरे रंग से दर्शाया जाता है, ग्रीन इज द करेक्ट आंसर। फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर ऑर्डर्स? भैया फायर ऑर्डर ये 3 प्रकार का होता है बच्चों, 3 टाइप्स इज द करेक्ट आंसर। भूमि पर वह टुकड़ा जो किसी स्थान को दिखाई नहीं देता वो क्या कहलाता है? तो भैया वो डेड ग्राउंड कहलाती है, मृत भूमि कहलाती है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है कि भैया सेक्शन के प्रथम व्यक्ति को क्या किस रूप के नाम से जाना जाता है? तो भैया जो एक सेक्शन के कान और आंख माने जाते हैं तो उसे स्काउट पार्टी कहा जाता है बच्चों, स्काउट पार्टी इज द करेक्ट आंसर। सेना गठन के कितने प्रकार होते हैं? सेना गठन के टोटल 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप्स इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है भाई, फायर कंट्रोल आदेश देते समय किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रिड का यूज किया जाता है, ग्रिड। ग्रेट मतलब क्या होगा? जी मतलब ग्रुप है, आर मतलब रेंज है, आई मतलब इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टी मतलब है टाइप ऑफ फायर। ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर, ये बी वाला होगा सही जवाब। भैया जमीनी निशान का वर्णन करते समय किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, ग्रेड। ग्रेड मीन्स क्या है? ग्रुप है, रेंज है, एड है, एंड डी का मतलब है डिटेल है या डिस्क्रिप्शन है। ओके चलो भाई अगला सवाल तैयार हो जाएंगे, जब 2.5 फीट की कवर हो तो फायरिंग की पोजीशन हमें कौन सी सही है? तो बच्चा लेइंग पोजीशन इज द करेक्ट आंसर, लेइंग पोजीशन। अगर आप लेट कर भी हो तब भी आप फायरिंग कर पाओगे, तो लेट कर पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, पॉइंट, यह जब देखा जाता है कि आधा बाय अथवा आधा बाय, तो हम कितना डिग्री इंडिकेट करते हैं? तो थर्ड, कितना भैया? आधा दाएं आधा बाएं,
ओके, तो 45 डिग्री वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। भैया मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो मैप बनाता है उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। ये बी वाला होगा सही जवाब, कार्टोग्राफी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दूरी मापने के कितने प्रकार होते हैं बच्चा? दूरी मापने के 6 विधियां होती है, 6 मेथड होती है दूरी का अनुमान लगाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी के आधार पर एक मैदान को प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो बच्चा दूरी के आधार पर जमीन को जो है ना 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है। 3 टाइप्स इज द करेक्ट आंसर। अग्रभूमि, मध्य भूमि और फोरग्राउंड। कौन कौन से? अग्रभूमि, मध्य भूमि और फोरग्राउंड, ये 3 दूरी के आधार पर मैदानों में जो है वो क्या विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट, जब दुश्मन हथियार की प्रभावी सीमा से बाहर हो लेकिन दिखाई दे रहा हो तो उस टाइम पे कौन सा फायर ऑर्डर दिया जाता है बच्चों? राइट आंसर इज तैयारी का फायर ऑर्डर। तैयारी से फायर ऑर्डर। नेक्स्ट, भाई हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंटेड राइफल आर देयर? पॉइंटेड राइफल के ग्रुप में कितने खांचे होते हैं? तो भैया आपको पता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंटेड राइफल? पॉइंटेड राइफल ये 2 प्रकार की होती है, पॉइंटेड नंबर 4 और एक होती है बच्चा डिलक्स वाली। टू इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है, पॉइंट टू MK4 राइफल मैगजीन में राउंड्स फिट किए जाते हैं। तो कितने राउंड्स फिट किए जाते हैं पॉइंट टू MK4 के? तो भैया 10 राउंड वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। एक पैदल सेना के सेक्शन के पास हथियार होता है, तो इनमें से सभी हथियार होते हैं, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्टिव रेंज ऑफ पॉइंटेड राइफल? पॉइंटेड राइफल की इफेक्टिव रेंज है बच्चा आपके लगभग 25 यार्ड, 25 गज इज द करेक्ट आंसर। अगला है, पॉइंट टू राइफल इज मेड विच कंट्री? बच्चा पॉइंट टू राइफल को किस देश ने बनाया है? तो युगोस्लाविया इज द परफेक्ट आंसर। पॉइंट टू राइफल की जो अधिकतम रेंज है, मैक्सिमम रेंज है, कितनी है? तो पॉइंट टू राइफल की जो मैक्सिमम रेंज है बच्चा वो है 1700 यार्ड्स। अगर आप 33 के एंगल में मारोगे ना तो 1700 यार्ड जो है इसकी मैक्सिमम रेंज है। नेक्स्ट, मजल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट टू राइफल कितना है? 2700 फीट प्रति सेकेंड है। उसके बाद में पॉइंट टू डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है बच्चा? पॉइंट टू डिलक्स राइफल की लंबाई होती है 43 इंच। सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 100 सेंटीमीटर में पूछेंगे तो भैया क्या लिखना है? 110 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछेंगे तो 110 सेंटीमीटर आपको आंसर लिखना पड़ेगा सभी को। नेक्स्ट, भैया मिलिट्री हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू हो चुका है आपका। भारत में पहली बार परमाणु बम का परीक्षण कहां पे किया गया था? तो आंसर होगा पोखरण इज द राइट आंसर। अगला है, भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1962 इज द करेक्ट आंसर, 1962। नेक्स्ट है, भाई हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ड्यूरिंग 1997 या 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर? तो उस टाइम पे कौन थे बच्चा? जनरल सैम मानिक शाह जी। ओके, जनरल सैम मानिक शाह इज द करेक्ट आंसर, ये वाले थे तब भारत के COAS यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए का फुल फॉर्म इनमें से क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? तो बच्चे एनडीए का होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी कि ऑप्शन ए वाला होगा सही जवाब। चलो भाई, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर है? चलो ट्राई करो सभी कैडेट्स, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहां पर होगी बच्चा? सो देहरादून इज द करेक्ट आंसर। देहरादून वाले सभी बच्चे सही है। आईएमए कहां पर है? देहरादून में। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो भैया वर्तमान में रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी। आजादी के बाद भारत के द्वारा लड़े गए युद्ध, कितने युद्ध लड़े आजादी के बाद? तो 5 युद्ध जो है वो आजादी के बाद लड़े गए। तो भैया प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम विश्व जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो कब से कब तक चला था? तो भैया 1914 से लेकर 1918 तक जो है वो लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। उसके बाद में नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है बच्चों? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी है पुणे। पुणे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला है, भैया किस वर्ष पठानकोट एयरबेस पर आतंकवादियों ने हमला किया था? तो 2016 में हमला किया था। कम्युनिकेशन के क्वेश्चन से बच्चा, नीचे दिए गए संचार माध्यम में से कौन सा संचार माध्यम नहीं है? तो भैया टेलीफोन,
उसके बाद में व्हाट इज द कोड साइन फॉर अ कमांडिंग ऑफिसर, तो सीओ को बच्चा टाइगर कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ आरटी प्रोसीजर पूछा है, यानी कि बास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रेविटी, एक्यूरेटी, स्पीड एंड सिक्योरिटी। तो ये क्या है बच्चा, ये ब्रेविटी का फुल फॉर्म है। तो टोटल मिलाकर के आज हमने अभी एक पेपर यहाँ पे डिस्कस किया है। टोटल बच्चा हमारा एक पेपर यहाँ पे डिस्कस हो चुका है, ठीक है टोटल। तो सभी बच्चे एक बार पानी पी लीजिए और अपने पास एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, और अभी इसके आगे चलते हैं। 1 मिनट अभी पानी पीने दो थोड़ा सा। ओके। पी लिया सभी ने, चलो वेरी गुड। तो अभी जिनको भी पेड पीडीएफ चाहिए ना, तो बच्चा 7385281023, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए पेड पीडीएफ जो है आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। और ये मेरा नंबर है जिसमें आपको 40 प्लस पीडीएफ मिलेगी। आपके पास आज का दिन है पढ़ाई के लिए, तो जितना हो सके उतनी अपनी पढ़ाई शुरू कर देना। इसकी प्राइस है मात्र 199 रुपीज, 199 में आपको ये पेड कोर्स मिल रहा है बच्चों। आगे बढ़ेंगे, चलो नया पेपर हम शुरू करेंगे यहाँ से। वो है बी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ग्रुप हेडक्वार्टर 2023-24। अब यहाँ पे ग्रुप हेडक्वार्टर में छुपा दिया है। तो 3 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम 350 मार्क का पेपर है। पहला है चैप्टर आपका वेपन ट्रेनिंग, जिसे पार्ट 2 कहा गया है। तो .22 राइफल के मैगजीन में कितने राउंड भरे होते हैं बच्चा, .22 राइफल के मैगजीन में 5 राउंड भरे होते हैं। ओके। उसके बाद में .22 राइफल की जो मजल वेलोसिटी है कितना होती है, 2700 फीट प्रति सेकेंड, ओके, पर सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा है इन्होंने, तो इसलिए हमारा आंसर होगा 2700 फीट प्रति सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बच्चों भरी हुई मैगजीन के साथ 7.62 mm SLR का वजन कितना होता है, तो 5.1 kg, ओके, 5.1 kg इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm SLR के मैगजीन में कितने राउंड्स आते हैं बच्चों, तो SLR के मैगजीन में जो है वो टोटल 20 राउंड आते हैं, 20 राउंड्स इज द राइट आंसर। अगला है भैया ग्रुपिंग फायर और टारगेट, ग्रुपिंग फायर के लिए कौन से टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन सी 1/1 फीट टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है। .22 का वजन कितना होता है बच्चों, तो 6.2 ऑन्स होता है, यानी कि सी वाला होगा यहाँ पे सही जवाब, 6.2 ऑन्स इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट चैप्टर आपके सामने 84 mm रॉकेट लॉन्चर किस देश का बनाया हुआ है, तो भैया वो स्वीडन का बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से .22 राइफल का रेट ऑफ फायर कितना होता है बच्चा, 5 राउंड प्रति मिनट। अगला है क्वेश्चन नंबर 109 रैपिड में .22 राइफल का रेट ऑफ फायर कितना होता है बच्चा, 15 राउंड प्रति मिनट। 15 राउंड प्रति मिनट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे भी आपका ऑप्शन सी वाला होगा सही जवाब। .22 राइफल के बैरल में कितने ग्रूज होते हैं, तो 6 ग्रूज होते हैं। 7.62 mm SLR की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है बच्चा, तो 285 मीटर। अब यहाँ पे कहीं पे भी मीटर लिखा नहीं है, इन्होंने 285 लिखा है, तो हम याद रखते हैं 285। नेक्स्ट .22 राइफल किस देश की बनावट है, यूगोस्लाविया की बनावट है। .22 राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है, 25 गज है। 5.56 mm इंसास राइफल की जो इफेक्टिव रेंज है कितनी है बच्चों, 400 मीटर की है। ओके। तो ये बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। .22 राइफल की जो मैक्सिमम सीमा है, अधिकतम सीमा है, वो है 1700 यार्ड। तो 1700 यार्ड वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। मिसलेनियस का चैप्टर आपका शुरू हो चुका है, और इसमें पहला चैप्टर आता है द एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन। भैया पूरे ऑल ओवर इंडिया में एनसीसी की टोटल कितनी यूनिट्स हैं, 837। एनसीसी एयरविंग की स्थापना कब हुई थी, तो भाई आंसर लगेगा 1 अप्रैल 1950 में एयरविंग की स्थापना हुई थी। एनसीसी के भारत में कितने निदेशालय हैं, 17 निदेशालय, 17 है। उसके बाद में नेशनल एजुकेशन एंड अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा है बच्चों, स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, गोल्डन टेम्पल है पंजाब में, जहाँ पे अमृतसर है वही गोल्डन टेम्पल है। तिरुपति बालाजी मंदिर इनमें से किस जगह पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। अमरनाथ की गुफाएं कौन से राज्य में पाई जाती है बच्चा, तो अमरनाथ की गुफाएं जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। उसके बाद में गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ओके। अब पूछा है कि भैया बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की है पटना है। उसके बाद में नीचे दिए गए सम्मानों के नीचे दिए भारत में गरीबों के सामने आने वाली समस्याएं कौन कौन सी है, सामाजिक भेदभाव ये समस्याएं,
गरीबी ये भी है। उसके बाद आपका और क्या क्या आएगा? चलो, भारत में गरीबों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? भैया उपरोक्त में से सभी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उपरोक्त में से सभी होगा यहाँ पे सही जवाब। एनसीसी में कितने विंग्स होते हैं भैया? एनसीसी में 3 विंग्स होते हैं, आर्मी, नेवी और एयर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को मनाते हैं क्या? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बच्चों? भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। राष्ट्रगान गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड है। ओके, तो ये फटाफट इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि अपने को बहुत पेपर डिस्कस करना है। किसी भी क्षेत्र में खेलने की क्षमता को क्या कहा जाता है बच्चों? वो एक स्पोर्ट्स की क्षमता है, वो एक खेल की क्षमता है। WTLO का फुल फॉर्म क्या होता है? होल टाइम लेडी ऑफिसर। उसके बाद में ANO का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ANO का होगा एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही जवाब है। ओके, उसके बाद में TID नेतृत्व की विशेषता के माध्यम से समझाया जाता है, तो यहाँ पे सीखने और क्षमता की हम लिखेंगे बच्चों। नेक्स्ट है DGNCC का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है DGNCC का? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल कैडेट कोर, ये बी वाला यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट, संचार अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में क्या करने में मदद करता है? तो कम्युनिकेशन अधिकारी और मजदूरों के बीच में जो है मोटिवेट करने के लिए जो है ना, संचार बहुत मदद करता है। भैया किसका अर्थ ये जांचना है जो पढ़े अथवा चरणों का तुरंत पालन किया गया नहीं चाहिए? तो आंसर होगा बच्चा रिव्यू, यानी कि समीक्षा। नेक्स्ट है एनजीओ का फुल फॉर्म क्या होगा? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन सी फिर से राइट आंसर है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक दलों से जुड़े संघर्ष को कौन सा संघर्ष कहलाया जाता है बच्चा? तो वो एक आपसी संघर्ष कहलाएगा। ओके, तो अनुरोध पर ही रिज्यूमे प्रदान किया जाता है, तो अनुरोध पर रिज्यूम प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा संदर्भ, यानी कि रेफरेंस। ओके, रेफरेंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सीवी का मतलब क्या होता है बच्चा? सीवी का होता है बायोडाटा, यानी कि करिकुलम विटाए। सी में सीवी का होता है करिकुलम विटाए या बायोडाटा। चलो, सीवी रमन का एक नाम अच्छा सीवी के लिए और एक नाम बता दो क्या है? सीवी के लिए बच्चा एक नया है बायोडाटा, या हम उसको रिज्यूम भी कहते हैं। टेलीविजन क्या है? तो टेलीविजन एक टाइम वेस्टर है, समय को बर्बाद करने वाला घटक है। लोकतांत्रिक शैली, ये किसकी शैली है बच्चा? वो नेतृत्व की है, लीडरशिप स्टाइल की है। किसी के अनुपस्थिति में काम करने को भी क्या कहा जाता है? तो भैया उसे पहल कहा जाता है, इनिशिएटिव कहा जाता है। RTI का फुल फॉर्म क्या होगा? राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। राइट टू इंफॉर्मेशन ये वाला होगा सही वाला, ए। चलो नेक्स्ट, भैया विश्वसनीयता और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का क्या मतलब है? भैया उसे कहा जाता है मैनेजमेंट, यानी कि स्व प्रबंधन। नेक्स्ट है, अगला सवाल है, नेता के मुख्य गुण आपको बताना है बच्चा, नेता के। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा है एक बार हम देखते हैं कि नेता का मुख्य उद्देश्य। तो नेता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मविश्वास जगाना है, हौसला बढ़ाना है, कर्मचारी को प्रोत्साहित करना है, और उपरोक्त में से सभी। आंसर होगा ये डी वाला, उपरोक्त में से सभी। ओके, तो आदेश द्वारा दिए गए का पालन करने को क्या कहते हैं? अधिकारी द्वारा जो आदेश हमें मिलता है उसे हम अनुशासन कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों। YP का फुल फॉर्म पूछा है, क्या होगा? यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इज द करेक्ट आंसर, ये बी वाला सही है, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। नेक्स्ट, भाई नेता किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए कर्मचारी केंद्रित और उत्पादन केंद्रित शब्दों का उपयोग है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा, ये किसने कहा था? लिक्कार्ट ने बोला था, ये वाला सेंटेंस जो है वो लिक्कार्ट का है, तो लिक्कार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भैया एक खुद की छवि या खुद का चित्र इंसान को क्या दिखाता है? तो भैया उसका फिजिकल दिखाता है, शारीरिक चीजों के बारे में बता देता है। भैया मतभेद कितने प्रकार के हैं? तो 3 प्रकार के हैं। DM का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके बच्चों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ओके, DM का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। नेतृत्व में की भावना होनी चाहिए, तो नेतृत्व में किसकी भावना होनी चाहिए? तो नेतृत्व में जो है सभी बताएंगे, नेतृत्व में किसकी भावना होनी चाहिए? तो यहाँ पे जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है 53 क्वेश्चन का आंसर,
लगभग उन सभी बच्चों का यहाँ पे सही है। ओके, क्या आंसर मिलेगा 53 का? बताओ सभी जल्दी से, 53 का आंसर आपकी तरफ से क्या निकलेगा? तो लगभग जिन्होंने भी आंसर दिया है, कौन सा है? 53 है ना? हाँ, टीम टीम वाले सभी बच्चे सही है। भैया वफादारी की क्या जरूरी भाग है? तो वफादारी का जो है क्या जरूरी भाग है? ए और बी दोनों भी सही है। क्या होगा वफादारी का? ओके, नेक्स्ट, लीडरशिप स्टाइल कितने प्रकार की होती है? नेतृत्व की शैलियां, तो भैया नेतृत्व की शैलियां 3 प्रकार की होती है। एक भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो भैया अगर किसी लैंग्वेज को आपको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा? तो वो है बोलने की कौशल्य, यानी कि स्पीकिंग स्किल। जैसा जैसा आप बोलोगे वैसा वैसा आप सीखते जाओगे। और कारपोरेट अनुशासन का मुख्य आधार है, तो भैया कारपोरेट अनुशासन का मुख्य आधार नहीं है, ड्रिल जो है वो मुख्य आधार है बच्चा। अनुशासन का मुख्य आधार क्या है? ड्रिल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नौकरी आवेदन में लिए लिखा है, तो नौकरी में आवेदन में क्या लिखा है? तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, ओके। तो बताएंगे सभी, अगर आप में से किसी को आंसर पता है तो इसका 57 का अभिवादन के बाद। ओके, तो पहले तो आपको अभिवादन करना पड़ेगा, अभिवादन इज द राइट आंसर। बी वाला होगा सही जवाब, अभिवादन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भैया लीडरशिप का चैप्टर शुरू हो चुका है। एक रचनात्मक व्यक्ति के गुण, भैया एक एक रचनात्मक व्यक्ति के क्या क्या गुण होते हैं? उपरोक्त में से सभी, ये सभी गुण एक रचनात्मक व्यक्ति में होते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहां पर है बच्चा? तो दिल्ली में बसा है। लागत क्षेत्र में व्यवसाय रणनीति का पालन करने वाली फर्म का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, तो यहाँ पे आएगा वॉलमार्ट है। और किसी भी के अनुपस्थिति में काम करने को क्या कहते हैं बच्चा? वो तो आपको पता ही है, पहल इज द राइट आंसर। नेतृत्व में मुख्य उपयोग है, नेतृत्व में कौन कौन से उपयोग हैं? तो ऑल शुड बी, उपरोक्त में से सभी। ओके, अगला है भैया एटोक्रेटिक लीडरशिप स्टडीज में दो आयाम के रूप में दर्शाता है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा संचार इज द करेक्ट आंसर। ओके, संचार वाले, संचार होगा क्या होगा सभी? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा विचार, विचार भी लिख सकते हो, विचार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रकार के नेतृत्व में लोग अपनी अधीनस्थों से परामर्श करने के बाद निर्णय लेते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये सभी होगा क्या? ओके, लोकतांत्रिक वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। ओके, लोकतांत्रिक इज द करेक्ट आंसर। हमें सामाजिक व्यवहार करना सिखाता है, तो भैया हमें सोसाइटी में सामाजिक व्यवहार करना एक शिष्टाचार सिखाता है। नेता का दिमाग हमेशा कैसे होना चाहिए बच्चा? जागरूक होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए एक नेता का दिमाग हमेशा। डिजास्टर मैनेजमेंट, अकाल के दौरान में एनसीसी में कौन कौन सी सबसे अधिक प्रभावित होने वाली है? भैया यहाँ पे हम लिखेंगे मजदूर, मजदूर इज द राइट आंसर। मजदूर जिन भी बच्चों ने बोला है सभी का सही है। भाई सूखा छोड़ के सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में आपदा प्रबंधन का कार्य का जिम्मेदारी निम्नलिखित में से मंत्रालय के में एक नेत्र मंत्रालय होती है, तो इसमें हम लिखेंगे नागरिक क्या है इनका नाम? नागरिक प्रशिक्षण एक स्वास्थ्य गृह मंत्री। ओके, तो इसका आंसर आपकी तरफ से क्या मिलेगा एवरीवन? बताने की कोशिश करेंगे अगर किसी को पता है तो यहाँ पे हमारा आएगा गृह मंत्री, होम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। ओके, गृह मंत्री इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका मुख्यतः मानव निर्मित आपदा है? इनमें से बताओ मानव निर्मित आपदा कौन सा है? तो फायर और आग, ये मानव निर्मित आपदा है, फायर और आग, ऑप्शन ए। भाई एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीआरएफ? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये ऑप्शन ए वाला होगा बच्चा यहाँ पे सही जवाब। को सबसे ज्यादा खतरनाक और हानिकारक प्राकृतिक संकट माना गया है? किसको सबसे ज्यादा
खतरनाक और प्राकृतिक हानिकारक संकट माना गया है, तो आंसर होगा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। भूकंप इज द राइट आंसर। ओके, भूकंप वाले सभी बच्चे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है भाई, भूकंप किससे मापा जाता है? तो भैया भूकंप जो है वो हमेशा याद रखना रिक्टर स्केल से मापा जाता है। रिक्टर स्केल इज द करेक्ट आंसर। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से नापी जाती है। भुज में किस तारीख को भूकंप आया था बच्चों? 26 जनवरी 2001 को जो है वो भुज में भूकंप आया था, डिजास्टर आया था। भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्र एवं पैमाने की सीमा क्या होती है? भैया यहाँ पे लिखना है आपको आंसर, द करेक्ट आंसर इज, चलो ट्राई करेंगे। भूकंप में मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली तीव्रता पैमान की सीमा होती है 6 से 12। 6 से 12 इज द राइट आंसर। फायर फाइटिंग में कितने पार्टियां होती है? तो फायर फाइटिंग में बच्चों 4 पार्टियां होती है, 4 पार्टीज। सोशल अवेयरनेस का चैप्टर आपका शुरू हो चुका है। दहेज प्रथा के खिलाफ कार्यवाही कब की गई थी? तो भैया दहेज प्रथा के खिलाफ कार्यवाही की गई थी, चलो वो आप भी सभी को आंसर बताते जाना है, जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हो ना सभी को आंसर बताते जाना है। ओके, 2000 कितना, किसी को पता है तो बताएंगे, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। एवरीवन कोई बता पाएगा सही जवाब? चलो ट्राई करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। जो अपने लाइव वाले बच्चे हैं उनके तरफ से तो भी ये वाला सही जवाब आ जाना चाहिए। ओके, तो भैया 1961 इज द करेक्ट आंसर, 1961 है। रक्तदान करने के लिए मिनिमम एज कितनी है? 18 वर्ष है। बालिका विवाह की जो मिनिमम एज है कितनी है? वो भी 18 वर्ष है। मतदान करने के लिए मिनिमम एज है, वो भी 18 वर्ष है। ओके, तो ये भी चीजें याद रखना। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब लिखा गया था बच्चों? 2009 में लिखा गया था। उसके बाद में पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट करते हो? 5 जून को सेलिब्रेट करते हो, 5 जून को मनाते हो। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? तो भैया यहाँ पे आएगा ऑल शुड बी, उपरोक्त में से सभी। ऑल शुड बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता नहीं है? आमतौर पे समाज के लिए हानिकारक माना गया, इसका प्रभाव एक बड़े वर्ग के ऊपर पड़ता है, धीरे धीरे या विकसित होना, या उपरोक्त में से सभी। ये भी आएगा आपका उपरोक्त में से सभी। ओके भैया, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक प्रभावित करता है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चा रेनफॉल। ओके, रेनफॉल इज द करेक्ट आंसर। रेनफॉल वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है। चलो, किशोर अपराध एक सामाजिक कारण है। किशोर अपराध एक कौन सी सामाजिक कारण है? तो भैया उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। 86 का क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से अपराधों को पुनर्वास करने की एक संस्था कौन सी है? तो भैया इसमें से क्या आएगा? तो एक संस्था कौन सी है? तो भैया ये भी आएगा उपरोक्त में से सभी। ऑल शुड बी इज द राइट आंसर। तो माता पिता और वरिष्ठों को भरण पोषण कल्याण करने के लिए कब अधिनियमित किया गया? 2005, 2006, 2007, 2008। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है ना, राइट आंसर 2000 कितना भैया? 7 इज द राइट आंसर। 2007 वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, परफेक्ट है। भैया, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का क्या कारण है? तो भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कारण है उपरोक्त में से सभी। ये सारी चीजें उपरोक्त में से सभी होगा सही जवाब। अति जनसंख्या का प्रभाव क्या है? तो भैया ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे देश में जो है वो हमें देखने को मिलती है। गरीबी क्या है बच्चा? तो गरीबी एक सामाजिक समस्या है, गरीबी एक सोशल प्रॉब्लम है। ओके, तो गरीबी एक सभी की समस्या है, गरीबी एक सामाजिक प्रॉब्लम है हमारी। नेक्स्ट है गरीबी और दो भारत में पाई जाने वाली दोहरी समस्या है। गरीबी और क्या है बच्चा? गरीबी और बेरोजगारी है ना, दो चीजें, गरीबी और बेरोजगारी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन भी बच्चों ने ऐसे आंसर दिया है सभी का सही है। चलो हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू होता है। ऊपर और नीचे अंगों में किन हड्डियों की पुष्टि की जाती है? काफी हार्ड क्वेश्चन पूछे भाई थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपके तरफ से जिन्होंने भी आंसर दिया है लॉन्ग बोन, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लॉन्ग बोन आंसर। 94 वाला है शरीर को आकार और दृढ़ता देता है। तो शरीर को आकार और दृढ़ता कौन देता है बच्चा? हड्डियां देती है।
महत्वपूर्ण पाचन अंग कौन सा है? तो भैया महत्वपूर्ण पाचन अंग है आपका पेट और आंत, जो आपकी इंटेस्टाइन है ना, वो वाली। भैया वयस्क व्यक्ति का जो सामान्य तापमान है वो कितना होता है? तो 98.6 F। ओके, उसके बाद में श्रवण के महत्वपूर्ण अंगों का नाम बताइए। तो श्रवण के कौन कौन से महत्वपूर्ण अंग है? तो इनमें से दो बताना है बच्चा। जो श्वसन के, सॉरी श्रवण नहीं, श्वसन के जो है वो दो फेफड़े, ठीक है, दो फेफड़े इज द करेक्ट आंसर। स्वस्थ व्यक्ति का जो सामान्य रक्तचाप है वो कितना होता है स्वस्थ व्यक्ति का? तो भैया 120 टू 80 mmHg। महत्वपूर्ण नसों के नाम, इनमें से दो नसें जो महत्वपूर्ण मानी जाती है। और थोड़ा सा ये पेपर थोड़ा हार्ड पूछा था, बाकी तो अगले जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत इजी होंगे। ओके, तो भैया यहाँ पे आएगा आपका श्रेष्ठ और हीन वेन। ओके, यानी कि सुपीरियर एंड इंफेरियर वेना कावा, यानी कि ऑप्शन ए वाला। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है बच्चा? तो यहाँ पे आएगा आपका शीरा। ओके, सॉरी शीरा नहीं क्वेश्चन है ना, यह आएगा आपका महाधमनी है, सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 101 भाई, कौन सी रक्त वाहिका एक दंतकर रक्त को ले जाती है? तो यहाँ पे रक्त को ले जाती है, रक्त वाहिका में कौन सी? तो यहाँ पे आएगा आपका वेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कितने प्रकार के रक्त वाहिकाओं को रक्त परिसंचरण में मदद करती है? 3 प्रकार। जीने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है बच्चा? ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। दिल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों को विभाजित किया गया है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है, 206 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद में एडवेंचर ट्रेनिंग में आएंगे बच्चों। पैरा जंप में डिवीजन के कैडेट भाग लेते हैं, पैरा जंप में जो है वो सीनियर डिवीजन के कैडेट भाग लेते हैं। उसके बाद में स्लीदरिंग में कैडेट किसके द्वारा सरकते हैं? तो स्लीदरिंग में कैडेट जो है वो रस्सी के द्वारा सरकते हैं। ट्रैकिंग कैंप में क्या करना चाहिए? तो ट्रैकिंग कैंप में बच्चा हमें पैदल चलना होता है। दार्जिलिंग में कैडेटों को पर्वतारोहण करने के लिए पाठ्यक्रम चलाया जाता है HMI में, यानी कि हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद बच्चों पैरा जंपिंग की सुविधाएं हमें कहाँ देखने को मिलती है? आगरा में देखने को मिलती है पैरा जंपिंग की सुविधाएं। मोटरसाइकिल अभियान में कैडेट रोज कितना किलोमीटर की दूरी उनको तय करना पड़ता है? तो भैया 100 से लेकर 200 तक जो है ना, उनकी दूरी तय करनी पड़ती है, ठीक है, 100 से 200 किलोमीटर की दूरी। बच्चों एनसीसी का मुख्यालय कहां पर है? एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग है, सामान्य रूप से ऑब्स्टाइकल प्रशिक्षण में कितने बाधाएं होती है? तो भैया ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग में लगभग 10 बाधाएं होती है, 10 इज द करेक्ट आंसर, 10 बाधाएं। लो, बाएं हाथ की वॉल्ट में किसी का हाथ की मदद पर पार किया जाता है? तो यहाँ पे क्या आएगा? बाएं हाथ जो लेफ्ट हैंड वॉल्ट है वो विच हैंड हेल्प्स इन क्रॉस? तो भैया लेफ्ट हैंड वॉल्ट को पार करने के लिए लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है, लेफ्ट हैंड, बाया हाथ इज द राइट आंसर। गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? गेट वॉल्ट की लंबाई तो होती है बच्चा ये 12 फीट, गेट वॉल्ट की लंबाई होती है 12 फीट। भारत कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है बच्चा? 7 देश हैं। उसके बाद में भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से? इनमें से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो वो है आपका भूटान। ओके, तो भूटान वाले सभी बच्चे सही हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी क्षेत्रफल, किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो यहाँ पे फिर से आएगा बच्चा भूटान। आगे बढ़ेंगे, भारत की अधिकतम सीमा किसके साथ लगती है? तो भैया भारत की जो मैक्सिमम सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, तैयार हो जाएंगे भैया। आर्म फोर्सेस का चैप्टर है वो पूछा है, पहली बार परमवीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया था? पीवीसी। तो भाई पहली बार पीवीसी जो है ना वो 1947 में मेजर सोमनाथ शर्मा जी को दिया गया था। भारतीय सेना की जो उत्तरी कमांड है उसका हेडक्वार्टर है नॉर्थर्न कमांड। कहां पर है भारतीय सेना की उत्तरी कमांड? सभी बच्चे आंसर करते जाओ जल्दी से। उधमपुर, गुड। एक सेक्शन में, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान होते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख कौन है बच्चा अभी वर्तमान में? तो वो होते हैं हमारे कौन भारतीय सेना में अभी जो प्रमुख होते हैं आपके सेना प्रमुख, यानी कि ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ।
तीनों सशस्त्र बलों के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है बच्चा? तो आप लिखोगे यहाँ पे फील्ड मार्शल। ओके, वैसे यहाँ पे जनरली लिखना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिराने वाला क्वेश्चन है, इस तरीके से तो पूछना नहीं चाहिए, तो फील्ड मार्शल हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो भैया विजय टैंक का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? भारत पाक 1971 वाले युद्ध में किया गया था। ठीक है, भारत पाक 1971 वाला युद्ध, बी वाला होगा सही जवाब। एलएमजी ग्रुप में कितने सैनिक होते हैं? एलएमजी ग्रुप में कितने सैनिक होते हैं? 2 सैनिक होते हैं। सेना प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहां पर है? आर्मी ट्रेनिंग कमांड है बच्चा शिमला में। और नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर है? तो वो है पुणे में। मैप रीडिंग का चैप्टर है। मानचित्र पर लंबवत और क्षैतिज रूप से चलने वाली गुलाबी लाल रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो बच्चों यहाँ पे हम क्या कहेंगे? चलो, क्या कहा जाता है? किसी की तरफ से आएगा आंसर इसका? कोई भी यहाँ पे आंसर नहीं दे रहा है, तो बच्चा ग्रिड रेखा इज द करेक्ट आंसर, उसे ग्रिड लाइन कहा जाता है। ग्रिड रेखा इज द राइट आंसर। भैया उपयोग किए गए मीटर मानचित्र का आरएफ क्या होता है? तो आरएफ होता है 1/50,000। ठीक है, 255 की बैक बेरिंग कितनी होती है? तो 255 की होगी बच्चा आपकी 77 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मानचित्र पर दिखाने के लिए काला या लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। काला लाल रंग जो है मानचित्र पर क्या दिखाने के लिए किया जाता है? मनुष्य द्वारा निर्मित बनाई गई चीजों को। ऑप्शन बी वाले बच्चे यहाँ पे सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, भैया रात में कंपास के बिना सही उत्तर को किस माध्यम से पाया जा सकता है? तो रात में कंपास के बिना सही उत्तर को अगर आपको ढूंढना है तो भैया उसके लिए आपको पोल स्टार की मदद लेनी पड़ेगी, ध्रुव तारे की मदद लेनी पड़ेगी। पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा। ओके, नेक्स्ट है अगला सवाल। भाई स्केल कितने प्रकार के होते हैं? तो स्केल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। यदि 40 डिग्री है तो इसकी बैक बेरिंग कितनी होगी? तो 40 को अगर हम बैक बेरिंग में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 190 डिग्री। कितना आएगा? इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में, सॉरी 190 कैसा आएगा? 220 डिग्री आएगा ना। ओके, तो 220 डिग्री वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, 220 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। मानचित्र पर दिखाए गए भूरे रंग का मतलब क्या होता है बच्चा? भूरा रंग सतह के आकार को दर्शाना, जमीन पर जो आकृति बनी है ना उसको दर्शाना। हाथ की मदद से आप 19 डिग्री तक जो है वो डिग्री नाप सकते हो, हाथ के द्वारा 19 डिग्री तक ही डिग्री माप सकते हो। टारगेट और देखने वालों के बीच में जो दबी हुई जमीन है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? तो उसे हम कहते हैं डेड ग्राउंड इज द राइट आंसर। तो डेड ग्राउंड वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, डेड ग्राउंड इज द करेक्ट आंसर। रात के समय मार्चिंग करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है? तो बच्चा रात के समय में नाइट मार्च चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पहला ही होगा सही जवाब। ग्लोबल नहीं, सॉरी, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये वाला डी वाला होगा सही जवाब। बच्चों तर्जनी के मदद से आप कितना डिग्री नाप सकते हो? तो तर्जनी के बारे में तो मेरे को नहीं पता है, अगर आप सभी को पता है तो सभी बच्चे यहाँ पे आंसर कर देंगे। तर्जनी उंगली के माध्यम से आप लगभग कितना डिग्री तक नाप सकते हो? वैसे जो है हम जो है चलो बताओ जल्दी से, वैसे 3 डिग्री होना चाहिए बट इन्होंने 1 लिखा है, 8 लिखा है। फायर ऑर्डर कितने प्रकार का होता है? फायर ऑर्डर जो है वो याद रखना बच्चा 3 प्रकार का होता है। दूरी मापने की विधियां कितनी होती है? 6 होती है। फायर कंट्रोल ऑर्डर कितना होता है? 4 प्रकार का होता है। एम्बुश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आड़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ओके, और फायर ऑर्डर देने की तरतीब क्या है? फायर ऑर्डर देने का सीक्वेंस क्या है बच्चा? तो उसे हम जो है वो ग्रिड के नाम से जानते हैं। क्या होगा? ग्रिड इज द राइट आंसर। ग्रुप, रेंज, इंडिकेशन ऑफ टारगेट एंड टाइप ऑफ फायर। दिखाई के तरीके से कितने दूर तक का अंदाजा लगाया जा सकता है? तो जो दिखाई का तरीका है वो 600 गज के लिए ठीक है, उससे ज्यादा के लिए नहीं है। ठीक है, 600 गज तक
और कुछ करते समय सेक्शन के आंख और कान समझे जाते हैं किसे, तो भैया स्काउट को, स्काउट पार्टी को एक सेक्शन के कान और आंख समझे जाते हैं। जमीन और हमारे लाभ के हथियार को उपयोग करने की कला को क्या कहा जाता है, फील्ड क्राफ्ट। ओके, ये ऑप्शन सी वाला होगा सही जवाब, फील्ड क्राफ्ट। स्काउट सेक्शन और होते हैं, तो स्काउट सेक्शन जो है भैया एक बटालियन की क्या होते हैं, एक तो भैया कान और आंख होते हैं, ये डी वाला होगा सही जवाब, कान और आंख इज द करेक्ट आंसर। इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट, इसमें क्या आएगा बच्चों, एसएलआर के खाली मैगजीन का वजन, तो एसएलआर की जो खाली मैगजीन है उसका वेट कितना होता है, 2.55 kg। ठीक है, उसके बाद में 7.62 mm एसएलआर का पूरा नाम सेल्फ लोडिंग राइफल। ओके, 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल, सी वाला। 5.56 mm इंसास के मैगजीन में किसके द्वारा बनी होती है बच्चा, इंसास की मैगजीन, तो हमेशा याद रखना इंसास के मैगजीन में 20 राउंड आते हैं, 20 राउंड्स। 5.56 mm इंसास की प्रभावी रेंज, इंसास की इफेक्टिव रेंज कितनी होगी, तो इंसास की होती है 400 मीटर इफेक्टिव रेंज। और 7.62 mm एलएमजी की प्रभावी रेंज कितनी है, तो भैया 500 मीटर लिखना है। एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट मशीन गन। ओके, ये सी वाला होगा सही जवाब, लाइट मशीन गन इज द करेक्ट आंसर। आरएल का फुल फॉर्म क्या होगा बच्चों, रॉकेट लॉन्चर। ओके, रॉकेट लॉन्चर इज द करेक्ट आंसर। रॉकेट लॉन्चर वाले सभी बच्चे यहाँ पे सही है, रॉकेट लॉन्चर इज द करेक्ट आंसर। चलो ये अगला है, एम आरएल का वजन कितना होता है, तो आरएल का जो वजन है बच्चा वो होता है आपका लगभग, चलो 7.62 mm किसका है रे, एसएलआर का वजन। ओके, खाली मैगजीन के साथ 4.4 kg होता है। ओके, तो सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी है। आईएमए कहां पर है, तो देहरादून में है। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम कब फेंका गया, 1945 में। और उसी के साथ साथ महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे बच्चा, कहाँ के राजा थे, महाराणा प्रताप आपको पता है बच्चा मेवाड़ के थे। महाराणा प्रताप की राजधानी क्या थी, चित्तौड़ थी। कारगिल युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था, 1999 में। सेना की कुल कितनी कमांड्स हैं, तो भारतीय सेना के टोटल 7 कमांड है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान में सेना के सेना प्रमुख कौन है, जनरल सैम मानेकशॉ साहब थे। उसी के साथ साथ परमवीर चक्र विजेता का नाम क्या था बच्चा, पहले मेजर सोमनाथ शर्मा जी है। सेना की सेंट्रल कमांड कहां पर स्थित है, तो शिमला में बसी हुई है सेंट्रल कमांड। कम्युनिकेशन, किसी भी संगठन में कितने प्रकार की सूचनाएं प्रणालियों की आवश्यकता होती है, 2, 3, 4 या 5, एवरीवन आपके तरफ से क्या आंसर आएगा, कोई बता पाएगा यहाँ पे, अगर किसी को आंसर पता है तो, अगर नहीं पता है तो मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। ओके, चलो गाइस ट्राई करो सभी, 4 होगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी का एक नया साधन नहीं है, टेलीफोन। उसके बाद में कॉल कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे 3 दिया है बट ये 3 नहीं होगा, कॉल 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और आज हमने यहाँ पे दूसरा भी पूरा पेपर जो है वो यहाँ पे हमने सॉल्व कर रखा है। और जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उनको पता है कि हमने 2 पेपर ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, 2 पेपर्स। चलो इसके नीचे आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर के, और नेक्स्ट हमारा जो हम अभी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे इसके सामने आंसर दिए जाएंगे, है ना। चलो अभी नेक्स्ट वाला है बी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024। तो बच्चे तैयार हो जाओगे सभी। .22 राइफल के पुल थ्रू में कितने लूप होते हैं, कितने ग्रूव्स होते हैं, लूप होते हैं। पुल थ्रू में बच्चा 3 लूप होते हैं। उसके बाद में बिछाने की स्थिति में ऊर्ध्वाधर त्रिभुज आधार पर बनाया जाता है, वर्टिकल ट्रायंगल। भैया यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा छाती इज द सॉरी जमीन इज द राइट आंसर। ओके, तो ग्राउंड इज द राइट आंसर, जमीन होगा इसका सही जवाब। फायरिंग करते समय किस बल का मुकाबला करने के लिए ऊंचाई दी जाती है, तो भैया गुरुत्वाकर्षण का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का होगा। और यहाँ पे पूछा है द डायमीटर ऑफ बुल सेंटर साइकिल इन 4 फीट टारगेट, तो यहाँ पे भैया हम आंसर क्या लिखेंगे, तो 1 फीट। अगला है टारगेट में कितने अलग अलग दबाव डाले जाते हैं, तो 2 प्रकार के दबाव डाले जाते हैं। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है, तो 43 इंच होती है, इंच लिख दो यहाँ पे।
उसके बाद में पॉइंट टू राइफल की इफेक्टिव रेंज कितनी है, 25 गज है, 25 यार्ड्स है। चलो नेक्स्ट है बच्चा, थंब स्प्रिंग में समोजित करने का समय किस तरफ से बढ़ जाता है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे मध्य की साइड से, मतलब सॉरी क्या आएगा, मजल साइड से, तो थुतन की ओर से। ओके, थुतन इज द राइट आंसर, मजल की साइड से। भाई अगला है, विथ अ मैगजीन फुल 7.62 mm SLR वेट, फुल मैगजीन का वेट भरी मैगजीन के साथ 5.5 kg SLR का वेट होता है। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR, लो मैंने जूम कर दिया है। एक मिनट। इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm SLR, SLR की इफेक्टिव रेंज कितनी होती है बच्चा? आपको बताया 300 यार्ड्स। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है आपका जो यहाँ से हो गए, आपके ये वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। अब यहाँ से जो है ना आपके मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो एक काम करते हैं, इसको जो है ना हम आगे चलो अभी डिस्कस करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भैया जैनिज्म, जैनिज्म के संस्थापक कौन है? महावीर जैन है ना। उसके बाद में अ, सिख धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है सिख धर्म का? तो भैया गुरु ग्रंथ साहिब है। ओके, गुरु ग्रंथ साहिब इज द राइट आंसर। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और भैया हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या है? तो हिंदू का क्या है? भगवत गीता आ जाएगा ना, भगवत गीता। नेक्स्ट, द स्लोगन जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री है नारा ये जो दिया गया है। उसके बाद में आयरन मैन ऑफ इंडिया लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, उसके बाद में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अपना कर्तव्य अपने रुचि के साथ और उत्साह के साथ निभाना, वो क्या कहलाता है? एक कर्तव्य कहलाता है। ओके, किसी की अनुपस्थिति में काम करना एक पहल कहलाता है। ओके, और उसके बाद में बाकी ये वाला जो पेपर है आगे हम डिस्कस आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वाला पेपर को अभी हम छोड़ते हैं, इसमें थोड़ा सा चलो करेंगे, इसको इसको ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले इसमें ना इन्होंने ट्रांसलेट वाली लैंग्वेज यूज की है ना, इस वजह से थोड़ा पढ़ने में ये दिक्कत जा रहा है अपने को। या नेता अवयव का मुख्य उपयोग होता है, ये होगा आपका उपरोक्त में से सभी। चलो गाइज, इसको क्या करेंगे हम, ये बाद में ही सॉल्व करेंगे, उससे पहले अभी दूसरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, कहाँ है यार, कितना लंबा पेपर है? यही है क्या पेपर? कितना लंबा पेपर है? 1 मिनट। आर्म फोर्सेस वही है क्या फिर से? अरे यार। हम्म, यहाँ से अपना जो नया पेपर है, नया पेपर को शुरू करते हैं सीधा सीधा। 1 मिनट। नए पेपर को शुरू कर रहे हैं हम सीधा यहाँ से। ओके, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? हाँ, तो ये भाई 20 सर्टिफिकेट का पेपर अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सेक्शन आईसी के पास कौन कौन से हथियार होते हैं? राइफल होती है इनमें से। उसके बाद में एमएमजी की मैगजीन में कितने राउंड लोड होते हैं बच्चा? 30 राउंड होते हैं। और मैगजीन सहित कितना वजन होता है? 7.62 mm SLR का, वही है 5.1 kg भरी मैगजीन के साथ। अब अच्छी फायरिंग के कौन कौन से नियम है? अच्छा निशाना लगाना है,
या उपरोक्त में से सभी वाले आएंगे यहाँ पे सही जवाब। .22 डिलक्स राइफल की लंबाई एवरीवन 43 इंच है। उसके बाद में 7.62 mm LMG की प्रभावी रेंज कितनी है? जो आपकी लाइट मशीन गन है उसकी 500 गज है, यहाँ पे मीटर लिख दिया उन्होंने। स्टेन गन की अधिकतम रेंज कितनी होती है? 100 यार्ड्स है। इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या है बच्चा? गैस ऑपरेशन पे काम करता है इंसास। ट्राइफॉड स्टड पर LMG का कारगर रेंज 2000 यार्ड्स। उसके बाद में 5.56 mm इंसास की मजल वेलोसिटी 900 मीटर प्रति सेकेंड की है। .22 डिलक्स राइफल का वजन 6 पाउंड 2 ऑन्स का होता है। नेक्स्ट अगला है 7.62 mm LMG को कितने बड़े भागों में खोला जाता है? LMG बच्चा 5 बड़े भागों में खुलती है, 5 पार्ट्स में। फायरिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो फायरिंग के 4 प्रकार होते हैं। WT से हम क्या समझते हैं? तो भैया WT का होता है वेपन ट्रेनिंग फुल फॉर्म। .22 राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है, 25 यार्ड्स। चलो मैं जल्दी जल्दी में ले रहा हूं क्योंकि अपने को पूरा पेपर सॉल्व करना है। एनसीसी में जो स्टूडेंट भर्ती होते हैं उसको क्या कहते हैं? कैडेट्स कहते हैं। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में एनसीसी के महानिदेशक है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह साहब है। और उसी के साथ साथ बच्चों, और यहाँ पे एक यूपी के बटालियन का नाम दिया है तो ये नाम मैं हटा दूंगा। चलो ये क्वेश्चन हटा दिया हमने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ओके, ऑप्शन ए वाला ही होगा सही जवाब है। उसके बाद में महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उपाधि दी थी ना। रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 से, यहाँ पे नहीं है, 1850 से। उसके बाद में यूपी का राजकीय पुष्प क्या है भैया? पलस है। संविधान सभा को कब अपना संविधान भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। भारत में साइमन कमीशन कब आया था बच्चा? साइमन कमीशन 9 फरवरी 1929। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। EBSB का फुल फॉर्म क्या होता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उसके बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा। और अगर आपके नेक्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्वेश्चन है, किस सिद्धांत की उद्घोषणा संवाद भी है? तो भैया एक तरफा आएगा, वन वे कम्युनिकेशन आएगा। किसी भी क्षेत्र में खेलना एक खेल की क्षमता कहलाती है। स्व विकास एक कारक है जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, तो यहाँ पे आएगा भौतिक कारक है। मजबूत रिश्तों के 3 प्रमुख तत्व हैं। एक तो आपका बच्चा कौन कौन से हैं? तो इनमें से एक आएगा आपका जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से संवाद शब्दहीन संवाद है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पे आंसर होगा। एंड उसके बाद में अंग्रेजी भाषा का किस लैटिन शब्द से पर्सनालिटी, ये जो वर्ड बनाए वो कौन से शब्द से बनाए? तो बच्चा ये पर्सोना से बनाए, पर्सोना से पर्सनालिटी बनाए। व्यक्तित्व का निर्माण शुरू कहाँ से होता है? तो भैया अपने परिवार से शुरू होता है पर्सनालिटी के डेवलप होना। और किसके अनुसार हम जो कुछ है वही व्यक्तित्व है? ये किसने कहा था भैया? एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा था कि हम जो कुछ कहते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। एक वॉटसन साहब ने बोला था, ये वॉटसन। ओके, आधुनिक काल में व्यक्ति किस पर आधारित है भैया? अपने क्या होगा? ऑलराउंड डेवलपमेंट पे यानी कि सर्वांगीण विकास पर। उसके बाद में प्राचीन काल में व्यक्ति किस पर आधारित था?